Sir, you're on mute. Okay. Now am I audible? Yes. Yes, sir. So once again, welcome to all of you and good evening to all of you. And few of the topics we will be discussing out of this list and the development against that and highly curated, which I found relevant. So in the polity and governance, I will start from the polity and governance. कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेडिकल कॉलेजेस के लिए स्टार्ट किया। बेसिकली ये इंटरनल एफिशिएंसी के लिए या कहिए कि इफेक्टिवनेस के लिए ये बल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, स्पेशली ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। सुश्रुत का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। कोई मुझे बताया कि सुश्रुत कौन थे? सुना है नाम? पतंजलि, यस सर। सुश्रुत, दूसरे चरक। ये बेसिकली सब इंडियन सेज थे जो जो जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन जो मेडिसिनल सिस्टम रहा है, एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम। तो करंट गवर्नमेंट का ये हो सकता है नोशन हो कि वो इस तरह के नाम जो है वो दिए जाए। तो ये ई सुश्रुत एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। बेसिकली हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये 22 स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को कनेक्ट करते हुए, और इसको डेवलप किया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक ने। इसके थ्रू पेशेंट विल बी एबल टू डाउनलोड ई सुश्रुत HMIS सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड फोन में रजिस्टर कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर के थ्रू पेशेंट का टाइम जो है वो जो इनकन्वीनियंस उनको होती है वो टाइम बच पाएगा। अपना रिकॉर्ड फैच कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर ये भी बताएगा कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी कब है, किस हॉस्पिटल में है, और पेशेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन फी भी पे कर सकेंगे। ये इस सिस्टम का आप ये कहिए कि एक तरह से गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं तो गवर्नेंस के लेवल को एनहांस करने के लिए स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में ये एक इनिशिएटिव है। उसके बाद पीयूष गोयल साहब ने लॉन्च किया, जो कंज्यूमर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, राइट टू रिपेयर पोर्टल और न्यू प्रीमाइसेस में और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर हेल्पलाइन स्टार्ट किया। आप लोगों ने राइट टू रिपेयर पोर्टल के राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में सुना भी होगा। यू नो दिस मूवमेंट राइट टू रिपेयर, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या है ये? ये मैंने पहले भी फरवरी मंथ में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। आप में से कोई मुझे बताइए राइट टू रिपेयर क्या है? कुछ याद आ रहा है? ये यूरोप का एक मूवमेंट था जहां पर लोगों ने बड़ी कंपनीज का एक उनका बिजनेस पॉलिसी स्ट्रक्चर था, जिसमें वो लोग रिपेयरिंग को जो भी गैजेट्स वो बना रहे थे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हम बात कर रहे हैं, जो भी गैजेट्स वो बना रहे थे उसमें रिपेयरेबिलिटी के ऑप्शंस को खत्म करते जा रहे थे। रिपेयर की जगह क्या चीज स्टार्ट हुई? आप सब लोगों ने देखा भी होगा, रिपेयर की जगह क्या चीज स्टार्ट हुई है? रिप्लेसमेंट, है ना? रिपेयर की जगह रिप्लेसमेंट। एग्रीड? सुना है? यस सर। अब एक्चुअली क्या होता है, अगर किसी का टेलीविजन खराब हो जाए, किसी का मोबाइल खराब हो जाए, तो उसको रिपेयर कराने के बजाय उसके अंदर के मॉड्यूल्स को पूरा पूरा रिप्लेस करने की बात होती है, और वो मॉड्यूल इन इटसेल्फ काफी कॉस्टली होता है। हालांकि उसके बाद जो गैजेट है वो बिल्कुल नया जैसा हो जाता है, बट वो कंज्यूमर की जो फाइनेंशियल एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। और कंज्यूमर ने वहां के कंज्यूमर्स ने राइट टू रिपेयर के नाम से एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जहां पर कंपनीज को एक केस भी प्रॉपरली फाइल हुआ, जहां पर कंपनीज को माइक्रो पार्ट्स भी अवेलेबल कराए जाने के लिए ओपन मार्केट में रिक्वेस्ट किया गया, और ये बोला गया कि हर कंज्यूमर को राइट है कि वो अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करा के और उसकी यूटिलिटी लाइफ को वो बढ़ा सके।
और दैट टू माइक्रो लेवल पे। तो वो उसके अगेंस्ट एक कमीशन, एक कहिए आप बल्कि एक कमेटी यहाँ पर गठित की गई। उस कमेटी ने ये जुलाई 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैड सेट अप ए कमेटी हेडेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे। उन्होंने कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क इसके अगेंस्ट तैयार किया, राइट टू रिपेयर के अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट जो एक पोर्टल भी कंज्यूमर फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्टर ने लॉन्च किया। एक डेवलपमेंट है, अच्छा डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदल के प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, ये नाम इस कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम को स्कीम में कन्वर्ट किया गया। प्रोग्राम में और स्कीम में थोड़ा सा फर्क ये रहता है कि प्रोग्राम जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, स्कीम कंपैरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, एंड मिशन इज कंपैरेटिवली अगेन मोर लॉन्गर ड्यूरेशन, बट मिशन समवेयर कम्स अंडर द फोल्ड ऑफ स्कीम। तो ये नाम बदला गया, जिसमें उसका जो कौशल को काम कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू इंप्रूव लाइवलीहुड ऑफ द माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली आर्टिसन कम्युनिटीज, यूजिंग अ कंपोनेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वीमेन लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर थे। अच्छा, बैंकिंग फाइनेंस, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो कंटेंट है वो अभी मैं सही तरह से क्यूरेट नहीं कर पाया, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट केप्ट इट हियर, आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन नेक्स्ट क्लास। सो अब ट्रेड एंड इंडस्ट्री में देखते हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में क्या हुआ है। स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंट्री का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया। एक ट्रेड इंडस्ट्री की न्यूज है ये। ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम कल्याणी फेरिस्टा रखा गया। अब फेरस आप सब लोग जानते होंगे, FERROUS, फेरिक, FERR फेरिक, EC, फेरिक, फेरस, फेरिक, ये सब आयरन के, आप कह सकते हो कि क्या बोलते हैं इनको, जरा बताओगे मुझे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। Fe3O, Fe2O3, Fe3O4 पढ़े हैं ये आपने, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आयरन के ओर्स हैं, और एलोट्रोपीज कह सकते हो आप एक तरह से, हालांकि एलोट्रोपी थोड़ा डिफरेंट होता है। ये अपने आप में पहले तरह की स्टील होगी जो मैन्युफैक्चर की जाएगी पुणे बेस्ड स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप के द्वारा, और ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है जिसको लॉन्च किया गया। स्टील इंडस्ट्री जो है वो 7% CO2 एमिशन इंटरनेशनली, जब स्टील को प्रोड्यूस करती है तो 7% CO2 एमिशन होता है इंटरनेशनली। इंडियन स्टील इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ सच एमिशन, एंड ग्रीन स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज सच एज हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ वाइडली यूज्ड कोकिंग कोल। कोल से जो फर्नेस है वो नहीं चलाई जाती है। फर्नेस आप जानते होंगे, आपने ब्लास्ट फर्नेस वगैरह सब पढ़ी होंगी शायद अपने 10th में, बात्या भट्टी वगैरह, जहां पर ये मेल्ट किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं। धनु यात्रा, लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। धनु यात्रा ये 2 साल के गैप पे स्टार्ट हुई इन बारगढ़ उड़ीसा में। द वाइब्रेंट धनु यात्रा इज एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ उड़ीसा। द फेस्टिवल स्टार्ट हुआ 27 दिसंबर से और 6 जनवरी तक चला। बहुत सारे आर्टिस्ट ने करीब करीब 130 कल्चरल ट्रूप्स पूरे देश से आकर के यहाँ पर परफॉर्म किया इस फेस्टिवल में। और ये धनु यात्रा जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा का एक कल्चरल एस्पेक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा इस तरह से। उसके बाद लद्दाख ने लोसार फेस्टिवल मनाया, और ये लद्दाख के न्यू ईयर का सेलिब्रेशन माना जाता है। लद्दाख सेलिब्रेटेड लोसार फेस्टिवल टू मार्क लद्दाख के न्यू ईयर, एंड 24 दिसंबर 2022 को ये मनाया जाता है।
Losar festival or Ladakhi New Year is a major socio-religious festival of Ladakh celebrated during winter. ये कई दिन तक चलने वाला 9 दिन तक चलने वाला एक फेस्टिवल है और people will celebrate by offering prayer in the name of God and goddesses. उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट, फर्स्ट बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरला में स्टार्ट हुआ पहला. स्पाइस कोस्ट is the far north of Kerala, better known as North Malabar. तो मालाबार रेंज जो है वो केरला में पाई जाती है, ऐसा स्पाइस कोस्ट भी बोला जाता है. Bask in myriad colors, the pomp and the splendor of a colorful extravaganza titled Bekal इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल. ये वहां के चीफ मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया और 10 दिन तक चलने वाला ये एक इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल है. समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं क्या डेवलपमेंट रहा इस मंथ में. यूनियन मिनिस्टर ने जल शक्ति इनॉग्रेट 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट. यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने इनॉग्रेट किया 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 15 दिसंबर 2022 को और ये ऑर्गेनाइज हुआ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में फॉर क्लीन गंगा जो नेशनल मिशन है एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के साथ. सर इस पर तो क्वेश्चन यही बनेगा ना किसने इनॉग्रेट किया है. इनॉग्रेट करने के बजाय इसमें जो क्वेश्चन बने ये बन सकता है कि कहाँ हुआ है ना, क्योंकि इनॉग्रेट तो कोई ना कोई मिनिस्ट्री करेगी ही. कोई ना कोई मिनिस्टर इस तरह के जो जहां पर गवर्नमेंट के मिशन एग्जिस्ट करते हैं कोई ना कोई तो करेगा ही उसमें. तो बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जो जल शक्ति जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट है वो कहाँ हुई, या ये पूछा जा सकता है कि कौन से जो बॉडीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व रही. ठीक, ये चीज पूछी जा सकती है. और थोड़ा सा अगर उसमें जाएं डिटेल में तो जो थीम है वो एक बार को पूछी जा सकती है. थीम ऑफ द समिट क्या रही इस साल की? द रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन एंड द एम्फेसिस ऑन द मैपिंग एंड कन्वर्जेंस ऑफ 5 P's पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. ये एक एस्पेक्ट हो सकता है. ठीक है. ऑन द अदर साइड एक ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी है कि एटलीस्ट जो छोटी बड़ी सारी नदियों को मिला करके एक जल शक्ति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है, उसमें हुए डेवलपमेंट को का पता चलता है. इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं क्या रहा. जो इसरो इज डूइंग टू बूस्ट द यूज ऑफ NAVIC, इंडियाज वर्जन ऑफ GPS. GPS की फुल फॉर्म क्या होती है, जो मुझे बताएगा? यहाँ लिखी हुई है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS. ठीक है. NAVIC to promote the use of navigation with the Indian constellation NAVIC, the Indian version of GPS, Space Research Organization, Indian Space Research Organization will introduce L1 frequency in all its future satellites. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अभी जो सर्विसेज GPS की किसी दूसरी एजेंसी से लेकर के चलाई जा रही हैं, आने वाले समय में वो NAVIC जो इंडियन कंस्टलेशन, इंडियन सैटेलाइट का एक कंस्टलेशन है ना, तो वो फैसिलिटेट करे इस नेविगेशन सिस्टम को. देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस तरह के नेविगेशन सिस्टम में अगर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो सिक्योरिटी फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना और जो कंट्री का जो इंटरनल मैटर है उसको कंट्री के अंदर तक ही रखना वो फिजिबल हो जाएगा. 7 satellite NAVIC constellation currently use 2 frequencies for provide positioning data. 7 satellite है सब में L5 and S band. However, the most mobile system on chips, SoCs and wearable devices support the L1 band. जो भी हम चिप सिस्टम यूज करते हैं, चाहे वो
हम अपने मोबाइल में यूज करते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं, या कोई भी वेरिएबल डिवाइस में यूज करते हैं, वो L1 बैंड यूज होता है। ये छोटा सा फर्दर डिटेल है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, दैट विल हेल्प इन रिटेनिंग दिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स में देखते हैं, अनुराग ठाकुर साहब ने स्पोर्ट्स साइंस सेंटर उडुपी में इनॉग्रेट किया। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का ऑब्जेक्टिव बेसिकली रखने का ये है कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर उडुपी, इसका बेसिक पर्पस ये है कि दिस सेंटर विल कंडक्ट रिसर्च ऑन मेडिसिन्स, nutritious food, treatment and rehabilitation measures for the sports person. This would help them to boost their abilities. And another thing is that this is the confluence of scientist and the sports person basically. So this sports science center will bring together a sports scientist and athletes. Thereafter एक international development जो cover करना जरूरी था, Messi and Argentina's World Cup wait ends with the dramatic final win over France. बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि इस बार का वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना जीता। उसके बाद एक देख सकते हैं कि द 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, ये 22nd एडिशन था, एंड फॉर अनदर 4 ईयर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप वो जो होने वाला है, that is in 2026, the World Cup will be held across 3 different countries, United States, Canada and Mexico. इन 3 कंट्रीज में वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। अपॉइंटमेंट्स में देखते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अपॉइंट हुए हैं एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, and his appointments comes after Suresh N. Patel completed his term as the chief of the Anti-Corruption Watchdog Central Vigilance Commission on December 24. बहुत multiple type of appointments and resignation happen in every month, and curating highly relevant becomes tough, especially for me. So whatever highly relevant, क्योंकि अगर मैं आपसे अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन डिस्कस करने बैठूं तो ये कम से कम 6-8 पेज में जाकर के बनेगा, और बहुत सारे बैंक्स के, गवर्नमेंट बॉडीज के और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन होते हैं। तो ये सेलेक्ट करना कि किसको लिस्ट में रखा जाए, एंड इट्स रियली चैलेंजिंग एंड अपहिल टास्क। स्टिल these are, I feel, the most relevant when keeping your exam in mind. तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को अपॉइंट किया फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी। गति शक्ति के बारे में आप मुझे बताएंगे, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, क्या है गति शक्ति? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम है, बेसिकली क्या है ये? अनुषा, अंकिता, अम्मू, कनक, खुशी, प्रवर्तन, प्रियंका, गति शक्ति पता? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कोई शायद? नहीं, ये मल्टी मॉडल सर ट्रेन्स को लेके लॉजिस्टिक्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट है, जिसमें रेल, रोड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट सब शामिल है। ठीक है, तो बेसिकली रेल रोड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, इकोनॉमी को लिक्विड बनाने में, मींस फास्टर बनाने में। हियर आई एम यूजिंग वर्ड लिक्विड इन द सेंस ऑफ फ्लो, है ना, उसको हाई फ्लो प्रोवाइड करने में। तो ये पहले चांसलर बने गति शक्ति यूनिवर्सिटी के, और जो फर्स्ट वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के, गति शक्ति यूनिवर्सिटी वडोदरा में ये रखी गई, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग बनाई गई। डॉक्टर मनोज चौधरी इसके वाइस चांसलर बनाए गए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, टू कन्वर्ट द नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट NRTI को गति शक्ति विश्वविद्यालय बना दिया गया। NRTI बेसिकली ये रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था ही, साथ में ये ओपन ग्रेजुएट्स के लिए ओपन था। यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम और मैनेजमेंट के प्रोग्राम इस NRTI में पढ़ाए जाते थे।
अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2022 27 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसका पर्पस है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एपिडेमिक्स। दिस डे encourage every individual, every institution, every government to prepare its citizen in an appropriate manner in accordance with the national context and priorities through education and awareness raising activities. International Day of Epidemic Preparedness remind us what we went through during the 2 years of peak COVID infections. उसके बाद गुड गवर्नेंस डे देखते हैं। ये भी देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था और डिक्लेयर किया था 27 दिसंबर को इंटरनेशनल एपिडेमिक डे प्रिपेयर्डनेस के लिए। गुड गवर्नेंस डे 2022 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पूर्व प्रधानमंत्री हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को डेडिकेट करते हुए मनाया गया है। दिस डे इज डिवोटेड टू फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आगे इसका डिटेल थोड़ा सा देख लीजिए। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मेक श्योर दैट कंट्रीज रेजिडेंट्स आर ट्रीटेड फेयरली बाय गवर्नमेंट एंड दे रिसीव द एडवांटेजेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। द स्लोगन वाज गुड गवर्नेंस थ्रू ई गवर्नेंस। उसका नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे और भारतीय ग्राहक दिवस, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसी के रेफरेंस में ऊपर हमने एक बात किया था राइट टू रिपेयर का, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट डे और जो लगता है, दैट इज इंटरनेशनल इंडियन नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। किसान दिवस ये पूरे देश में मनाया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी है फॉर्मर 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह का। बेसिकली इसका एम है अवेयरनेस स्प्रेड करना फार्मर्स के बीच में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देश। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर and this day is marked to recognize and celebrate the work of Srinivas Ramanujan. Srinivas Ramanujan was an Indian mathematical genius, and he was born on this day in 1887. उसके बाद नोबेल प्राइज डे। नोबेल प्राइज का लिस्ट और दूसरे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनका लिस्ट में आपसे सेपरेटली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जब इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज डे मनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने, इनका कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री में, और क्या बनाया था, क्या इन्वेंशन था अल्फ्रेड नोबेल साहब का, कुछ मुझे बताएंगे? पता है कुछ अल्फ्रेड नोबेल साहब के किस इन्वेंशन के लिए क्या इन्वेंशन था आपका जिसके बाद ये इनके प्राइज शुरू किया गया? Was it dynamite? डायनामाइट बनाने के बाद अल्फ्रेड नोबेल साहब बड़े बेचारे डिप्रेस हो गए, क्योंकि उसको उन्होंने बनाया तो था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और वो उसने इतना डिस्ट्रक्शन किया, और उस डिस्ट्रक्शन की वजह से डायनामाइट बहुत ज्यादा बिका भी, जिसकी वजह से बहुत सारा उस फॉर्मूले के अगेंस्ट बहुत पैसा भी इकट्ठा हुआ, और फिर उन्होंने इस ट्रेजर को उन्होंने ह्यूमैनिटी को डेडिकेट करते हुए ये नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स में देखते हैं। बुक फोर्क्स इन द रोड बाय डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ये किताब लिखी इकोनॉमिस्ट सी रंगराजन। ये फॉर्मर इकोनॉमिस्ट थे, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और ये गवर्नर भी रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये थोड़ा सा डिटेल आप पढ़िएगा इसका। उसके बाद एक बुक और लिखी गई, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री। ये विक्रम संपत साहब ने लिखी किताब है। इसमें ये एक एंथोलॉजी है, 15 स्टोरीज ऑफ मैन एंड वीमेन एंड देयर इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड करेज। ये पेंगुइन पब्लिकेशन की बुक है। द बुक क्रॉनिकल्स द स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ दीज इंडिविजुअल्स।
Chipko Movement. The Chipko Movement, a book on a popular forest conservation campaign. ये लिखा हिस्टोरियन एक्टिविस्ट शेखर पाठक ने। शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 भी दिया गया। द बुक ऑन द पॉपुलर फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैंपेन के लिए और भी इस प्राइज में जब बुक्स जो और शॉर्टलिस्ट हुई वो थी एक्सीडेंटल फेमिनिज्म, जेंडर पैरिटी एंड सेलेक्टिव मोबिलिटी अमंग इंडियाज प्रोफेशनल एलीट बाय श्वेता S. Balakrishnan, whole numbers, half truth, what data can and cannot tell us about modern India, Rukumani S. Midnight's Border, a people's history of modern India by Suchitra Vijayan, and Born a Muslim, some truth about Islam in India by Ghazal Wahab. ये कुछ किताबें इस मंथ में रही। This is all I wanted to discuss with you today, and one more class I will take against the month of December, and will be concluding in that class the details of certain other news and details of the development of month against month in December 2022. So this is all from my side today, and good day to all of you, and good night to all of you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.